महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर एक तरफ बीजेपी शपथ लेने की तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष पहुंच गया है कोर्ट के अंदर। 20 उम्मीदवार वो कोर्ट में पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ अजीत पवार के भतीजे, जो शरद पवार की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, शरद पवार ने जिनको लड़ाने का काम किया था, योगेंद्र पवार ने बाकायदा चुनाव आयोग में फीस भी जमा कर दी है और कहा है कि दोबारा से गिनती की जाए, दोबारा से काउंटिंग की जाए। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर के 9 लाख रुपए की फीस चुनाव आयोग में सबमिट कर दी है। वो ईवीएम के अंदर जो वीवीपैट मशीन लगती है, उस वीवीपैट मशीन में जो पर्चियां होती है उसका मिलान करवाना चाहते हैं। और अकेले योगेंद्र पवार नहीं है, और कई उम्मीदवारों ने 10-10, 11-11 लाख रुपए जो फीस बनती है चुनाव आयोग की, सरकारी फीस, हालांकि ये फीस अपने आप में बहुत बड़ी फीस है। कोई अगर निर्दलीय उम्मीदवार है, सोचिए तो वो कैसे इतनी फीस को जुगाड़ करेगा। तो ये चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, जिसमें उम्मीदवार को अधिकार मिला हुआ है कि अगर उसको कोई संशय है, कोई डाउट है, तो वो किसी बूथ की 5%, किसी वार्ड में 5% वीवीपैट का मिलान करवा सकता है। अब ऐसे में करीब करीब 19 ईवीएम का मिलान वो करवाने जा रहे हैं और इसको लेकर के 8,96,000 यानी 9 लाख रुपए की फीस भी जमा कर दी है। और उसके साथ साथ 20 ऐसे उम्मीदवार हैं जो वीवीपैट की पर्ची का मिलान दोबारा से किया जाए, इस बात को लेकर के कोर्ट में पहुंच गए हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या शपथ ग्रहण समारोह पर ही ग्रहण लग गया है, या फिर यह सारी चीजें एक तरफ चलती रहेगी, बीजेपी अपना मस्त तरीके से शपथ भी लेगी, मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जिस तरीके से पहले मामला था उसी तरीके से मामला चलता रहेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि पहले चंद्रचूड़ साहब थे, जिसको लेकर के संजय राउत ने कहा कि हमारी हार की वजह चंद्रचूड़ भी है। चंद्रचूड़ ने जो याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जिस याचिका के अंदर कहा गया कि आप दोनों पार्टियों के बीच में, यानी शिवसेना असली कौन, नकली कौन और सिंबल किसके पास रहेगा, इस बारे में फैसला कीजिए, लेकिन अभी तक वो मामला पेंडिंग है। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के महाराष्ट्र से खबरें लगातार निकल करके सामने आ रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई कुछ बड़ा होगा या सिर्फ और सिर्फ जो है सुर्खियां बन करके रह जाएगा। फिलहाल मैं आपको खबर दिखाता हूं, खबर आप देखिए। महाराष्ट्र में 20 से ज्यादा हारे हुए उम्मीदवारों ने कोर्ट जाने का फैसला किया। इस दौरान वो वीवीपैट की जांच और ऑडिट करने का मांग करेंगे। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में 20 से ज्यादा हारे हुए उम्मीदवारों ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। इस दौरान वो वीवीपैट की जांच और ऑडिट करने की मांग करेंगे। बता दें कि विपक्ष के नेता लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने शनिवार को 30 नवंबर को दावा करते हुए कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे पारदर्शिता की कमी को दर्शाते हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार और निर्वाचन आयोग को चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के संदेह को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। नाना पटोले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमने सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव से बात की है, जो हाल ही में हुए महाराष्ट्र चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के कथित दुरुपयोग के खिलाफ पुणे में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए ये खबर, बड़ी खबर न्यूज 24 की, ईवीएम की जांच कराएंगे अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले योगेंद्र पवार। इलेक्शन कमीशन को बतौर फीस 9 लाख रुपए दिए योगेंद्र पवार ने अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो देखिए बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि बारामती में बड़े अंतर से जीतने वाले अजीत पवार वो भी फंस गए हैं। और उसके साथ साथ 20 विधानसभा सीटों पर इस वक्त में दावा ठोका जा रहा है। 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा से वीवीपैट के पर्चियों की मिलान की बात हो रही है। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि क्या चुनाव आयोग इसमें तेजी दिखाएगा?
क्या चुनाव आयोग इसमें वाकई निष्पक्षता दिखाएगा? और सवाल फिर यह भी कि अगर इसमें धांधली पाई गई तो जैसा नियम कहता है कि फिर यहां पर चुनाव रद्द किए जाएं, तो क्या वाकई फिर चुनाव जो है वो रद्द किए जाएंगे? सवाल अब ये आकर के खड़ा हो गया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में लगातार धांधली की खबरें निकल करके सामने आती रही, ऐसे में बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग अपना दामन साफ करे। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से अभी तक विपक्ष लगातार जो है वो आंकड़े पेश कर रहा है, दस्तावेज पेश कर रहा है, और कल चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को मिलने के लिए बुलाया है। उससे पहले यहां पर विपक्ष की तैयारी, तो निश्चित तौर पर साफ तौर पर जो है वो दिखाई दे रहा है कि अब की बार महाराष्ट्र में विपक्ष जो है वो कॉन्क्रीट तरीके से कुछ ना कुछ करने के मूड में जरूर दिखाई दे रहा है। एक बात और है जो समझने वाली है, वो ये है कि विपक्ष जो है वो अब हाशिए पर चला गया है। कांग्रेस जिस लेवल पर आज है, जिस स्थिति में आज है, उससे नीचे कांग्रेस महाराष्ट्र में कभी नहीं गई थी। लेकिन आज कांग्रेस जो है वो इस हाशिए पर आकर के खड़ी हो गई है कि उसके सामने एक ऐसा संकट हो गया है, उसकी पहचान का संकट। महाराष्ट्र में विपक्ष आज इस लायक भी नहीं बचा है कि वो विपक्ष के नेता का दर्जा भी प्राप्त कर सके। अब ऐसे में सवाल क्या है? अब ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष क्या एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है, और विपक्ष लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ में धांधली की गई और सड़क के जरिए अब इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि पुणे के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू भी हो गया है। पुणे में बाबा अढ़ाव, 90 साल के हैं बाबा अढ़ाव, और बाबा अढ़ाव जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पुणे के अंदर। और पुणे में बाबा अढ़ाव का ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। ईवीएम को लेकर के बाबा अढ़ाव प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बाबा अढ़ाव साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईवीएम एक धोखा है। और उनके मंच पर शरद पवार पहुंचे, उनके मंच पर उनके मंच पर अजीत पवार पहुंचे, और उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे भी पहुंचे। तो ऐसे में एक तरफ जो है वो बीजेपी के सामने जो बड़ी चुनौती है, बीजेपी के सामने जो बड़ा खेल है, वो है ईवीएम को लेकर के, चुनावी प्रक्रिया को लेकर के जो लगातार पिटीशन दाखिल की जा रही हैं, जो लगातार शिकायतें दी जा रही हैं। ऐसे में अगर कहीं पर भी उकचुक हुई तो बीजेपी को दोबारा चुनाव में जाना पड़ सकता है। दूसरी जो बड़ी तैयारी है विपक्ष की, दूसरी बड़ी तैयारी विपक्ष की यह है कि हम किस तरीके से चुनाव को लेकर के जो माहौल बना हुआ है, वो चुनावी माहौल जनता के बीच में हम पहुंचाएं, और बाकायदा आंकड़ों के साथ में आपको पहुंचाना होगा। देखिए, ये जो सुर्खियां हैं ये हफ्ते 10 दिन तक काम करती हैं। हफ्ते 10 दिन तक ये सुर्खियां जो है बनी रहती है, लेकिन उसके बाद में आपको कॉन्क्रीट तरीके से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब दूसरी बात समझिए जरा, बीजेपी के लिए एक संकट यह है जो विपक्ष लगातार उसके खिलाफ बैटिंग कर रहा है। बीजेपी के लिए जो दूसरा बड़ा संकट है वो अपने घर का है, अपने अंदर का है, और वो ये है कि इस बार चाहे अजीत पवार हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, वो बड़ी भारी भरकम सीटें लेकर के आए हैं। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो चीनी मिलाई गई वो चीनी ज्यादा मिला दी, और उसकी वजह से बीजेपी को तो सीटें आई ही आई, लेकिन उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे को भी भारी भरकम सीट आ गई, और अजीत पवार को भी भारी भरकम सीट आ गई। और जब आप बड़े लेवल पर होते हैं तो उतनी खुशी उस बात की नहीं होती है, बल्कि उस बात का ज्यादा दुख होता है कि आपके जो विरोधी हैं या आपको जो चुभने वाले लोग हैं वो आपके बरोबर आकर के बैठ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बीते एक हफ्ते से एकनाथ शिंदे जो है वो आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, और एकनाथ शिंदे बार बार जो है वो बीजेपी के लिए एक चिंता का सबब बन गए हैं। एकनाथ शिंदे कभी गांव जाकर के बैठ जाते हैं, फिर कभी डॉक्टरों को उनके पास भेजना पड़ता है। एकनाथ शिंदे कभी कहते हैं कि मैं लाडला भाई हूं, मेरी वजह से जीत करके आए हैं। मतलब अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो दावेदारी है उससे एकनाथ शिंदे पीछे नहीं हट रहे हैं। विपक्ष की जो तैयारी है चुनाव के अंदर, अब उसको किस तरीके से ये जो चुनाव की बाद की जो तैयारी है उसको विपक्ष जो है सिरे चढ़ा पाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस तरह से आरोप तो हम हर बार देखते रहे हैं, लेकिन अब की बार सवाल जो है वो ये है कि विपक्ष क्या वाकई इन आरोपों को सिरे चढ़ा पाएगा? क्या विपक्ष वाकई लोगों के बीच में इस बात को स्थापित कर पाएगा कि हां, चुनाव में एक बड़ी धांधली हुई और जिसकी वजह से विपक्ष को इस हालत में डाल दिया गया? याद करिए, विपक्ष जो है वो लगातार आंकड़े दे रहा है। मैंने कई बार आपको जो है वो आंकड़े दिखाए हैं। विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है कि ये 5
महीने के अंदर इतने वोट बढ़ गए जो 5 साल में नहीं बढ़े थे। 5 महीने में 47 लाख वोट बढ़ गए, जबकि पिछले 5 साल के अंदर सिर्फ 37 लाख वोट बढ़े थे। ये आंकड़े ऐसे हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं। ये आंकड़े ऐसे हैं जो हजम नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्ष के क्या बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे? उदाहरण के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये तमाम बड़े नेता वो भी एक मंच पर आकर के इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। जब तक ये नहीं होगा, विपक्ष के बड़े नेता